अब हम ज़हीर कुरैशी जी की गज़ल का पहला शेर देखेंगे। जब भी औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया, पार गमन से पहले खुद को कितने दिन तैयार किया। हमने गज़ल का अर्थ समझते वक्त देख लिया था कि गज़ल का प्रत्येक शेर अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। उसी के तहत ज़हीर जी ने अपने प्रत्येक शेर में अपने अलग विषय को और विचारों को अभिव्यक्ति दी है। पहले शेर में वो कह रहे हैं कि जब भी औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया, जब भी औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया मतलब औरत ने प्राचीन युग में उस पर लगाई गई बंदिशें और सीमाओं को लांघ कर जो अपनी क्षमता को साबित किया है, उसके लिए पारगमन से पहले मतलब अपने पहले जो सीमा रेखा तय की गई थी। हम देखते हैं कि भारत में नारी की स्थिति प्राचीन समय में अत्यंत दयनीय रही है। नारी की बहुत दुरावस्था थी। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी को एक और देवी रूप में पूजा गया तो दूसरी ओर उसे सती भी जाना पड़ता था। सती प्रथा भी भारत में थी और विधवाओं की अवस्था भी भारत में ही बहुत बद से बदतर रही है। विधवाओं पर भी कई प्रकार की बंदिशें थी, कई प्रकार की पाबंदियां थी। विधवाओं को सामाजिक कार्य का कोई अधिकार नहीं था और अन्य नारियों को भी कई सारे अधिकारों से वंचित रहना पड़ा था। सदियों तक, हजारों वर्षों तक नारी की यह स्थिति भारतीय समाज व्यवस्था में रही है। आज हम देखते हैं कि आधुनिक युग में आने के बाद नारी इस स्थिति से बाहर निकल आई है। आज नारी ने हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया है, अपनी क्षमता को स्थापित किया है। भारत का कोई क्षेत्र आज नारी की उपस्थिति से अछूता नहीं है। हर क्षेत्र में नारी की उपस्थिति है, चाहे राजनीति हो, शिक्षा क्षेत्र हो, कोई भी। आज हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन तो पहले ही नारियां चलाती थी, आज रेल भी, ट्रकें भी महिलाएं चला रही है। महिलाओं ने घर की चौखट को लांघकर अपने परिवार का उत्तरदायित्व स्वयं के कंधों पर उठा लिया है। इस प्रकार से पति का साथ देने में आजकल की आधुनिक महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन यह सब कवि कह रहे हैं कि यह सब नारी ने हासिल किया है, परंतु यह उसकी जो सफलता है वह नारी को इतनी आसानी से नहीं मिली। नारी ने इसके लिए सदियों तक संघर्ष भी किया है। नारियों ने भी संघर्ष किया है, उसके साथ हमारे भारतीय कई समाज सुधारक और समाज सेवकों का भी, नेताओं का भी इसमें योगदान है। राजा राम मोहन राय, डॉक्टर अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले का नाम हम नारी मुक्ति के संघर्ष में महत्वपूर्ण मानते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती की प्रथा का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को कई सारे कानून के तहत अधिकार दिला दिए और नारी शिक्षा की पहली पहल सावित्रीबाई फुले ने शुरू की। सावित्रीबाई फुले ने स्वयं कितनी सारी यातनाओं को सहकर, त्रासदी को सहकर नारियों के लिए शिक्षा के द्वार खुले किए। शिक्षा के कारण ही हम नारियां आज इस ओहदे पर पहुंच गई है और इसीलिए गजलकार कह रहे हैं कि पारगमन से पहले खुद को कितने दिन तैयार किया। यह सारी सफलता, यह सारी उसकी जो जीत है वह इतनी आसानी से नारी को नहीं मिली है। इसी कारण इस पहले शेर में कवि इस प्रकार से कह रहे हैं, नारी की महानता को वह प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़हीर कुरैशी जी का दूसरा शेर है। जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है, किसी कष्ट को लेकर जनता ने कब हाहाकार किया। पहले शेर में कवि ने नारी की महानता को प्रस्तुत किया। दूसरा शेर उससे पूरी तरह उस विषय से भिन्न है। दूसरे शेर में गजलकार कह रहे हैं कि जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है। सचमुच जनता को सब कुछ सहने की आदत है। हम देखते हैं ना, हम कितनी भी दुख तकलीफों का सामना उठाते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम कहते हैं 70 वर्ष बीत गए, 75 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। इतने वर्षों बाद भी हम भारत की तुलना
अन्य देश प्रगत राष्ट्रों से नहीं कर सकते। प्रगत राष्ट्रों से ही नहीं तो अन्य दूसरे थोड़े बहुत प्रगत राष्ट्रों की तुलना में भी हमारा भारत आज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भारत के गांव कस्बों तक कई सारी सुविधाएं आज तक नहीं पहुंच पाई है। शहरों में भी कई सारी सुविधाओं से वहाँ की भी जनता अनभिज्ञ रहती है या फिर उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। भारतीय जनता कई प्रकार की त्रासदी से और तकलीफों से गुजर रही है, लेकिन फिर भी जनता कभी किसी नेता के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाती या फिर उस नेता के विरुद्ध आक्रोश नहीं करती। अपने क्षेत्र का जो मुखिया होता है, विधायक होता है, वह 5 वर्ष पूर्व अपने दरवाजे पर आता है, कई सारे आश्वासन देता है, हमें कहता है कि हम तुम्हारे अपने इलाके का पूरी तरह से विकास कर देंगे, बेरोजगार युवकों को रोजगार के साधन देंगे, महिलाओं को कई प्रकार की सुविधाएं देंगे। लेकिन 5 वर्ष जब बीच में होते हैं तो उस वक्त उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। 5 वर्ष बीत जाने के बाद पुनः वह अपने चुनाव के समय अपने दरवाजे पर आता है। उस वक्त भी हम उससे कोई प्रश्न नहीं करते, पिछली बार आपने क्या सुविधाएं दी ये कोई कुछ नहीं पूछते। चुनाव के समय पर हम केवल 500 और 1000 रुपये में अपने कीमती वोट बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। और इसी स्वयं का अमूल्य वोट बेचने के कारण ही नेता अपने तरीके से जनता को मनमाने तरीके से उसका उपयोग कर लेते हैं। कवि यही कह रहे हैं, किसी कष्ट को लेकर जनता ने कब हाहाकार किया। ना आज जनता किसी प्रकार के तकलीफों के लिए नेता से प्रश्न करती है, ना ही सदियों से जनता पर अन्याय अत्याचार होता रहा है। लेकिन जनता ने कभी भी राजा महाराजाओं के विरुद्ध भी कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। हम देखते हैं कि प्राचीन समय में भी भारत पर या फिर जहाँ भी राजा महाराजाओं का शासन था वहाँ पर सभी राजा बहुत अधिक सहिष्णु उदारवादी नहीं थे। कई सारे राजा बहुत क्रूर और अन्यायी अत्याचारी रहे हैं। हम इतिहास में देखते हैं अन्यायी अत्याचारी राजा महाराजाओं के विरुद्ध भी कभी जनता ने एकत्रित होकर संगठित होकर उनका विरोध नहीं किया। 1 या 2 लोग अगर राजा का विरोध करते हैं, अभी भी शासनकर्ताओं का अगर विरोध करते हैं तो उन्हीं की आवाज़ दबा दी जाती है। उस वक्त भी दबाई जाती थी, आज भी दबाई जाती है। उस वक्त राजा महाराजाओं के विरोध किसी ने बगावत करना तो जान जोखिम में डालना या फिर जान से हाथ गंवाना था, इसीलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सदियों तक राजा महाराजा इसी प्रकार से जनता पर अन्याय अत्याचार करते रहे हैं। जनता निर्धन थी, अशिक्षित थी, बहुत अधिक दुरावस्था में जी रही थी, लेकिन फिर भी राजा महाराजा उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। अपने पूरे खजाने जो थे वह तिजोरियाँ हीरे जवाहरों से भरकर रखते थे, स्वयं विलासिता में जीते थे और जनता 2 जून रोटी के लिए मोहताज थी। आज भी हम वही चित्र देखते हैं। उस वक्त भी किसी ने जनता ने विद्रोह नहीं किया, आज भी जनता किसी बात का विरोध नहीं करती। अभी भी आधुनिक भारत में 21वीं सदी में आने के बाद भी हमारे भारत में कितने सारे मजदूर और दलित पीड़ित पिछड़े वर्ग के जो रोजगार करने वाले लोग होते हैं, उन्हें 2 जून रोटी जुटाने का भी बहुत संघर्ष उन्हें करने पड़ते हैं। 2 वक्त का भरपेट खाना भी उनके परिवार को आज भी नसीब नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव के समय यह लोग 500 रुपये 1000 रुपये लेकर जो भी अयोग्य नेता होता है या नेतागिरी करने के लिए चुनाव जीतने के लिए खड़ा होता है उसे अपना वोट दे देते हैं और उसको चुनाव में जिता देते हैं। जो योग्य होता है, जो जनता का ध्यान रखने वाला है, उसके प्रति हम कोई उसको वोट नहीं देते। ये हमारी भी गलती है और नेताओं की भी भ्रष्ट यंत्रणा के कारण जनता का ये बेहाल है। भ्रष्ट यंत्रणाएं है, भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट नेता है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता कभी कोई आवाज़ नहीं उठाती। ना आज उठाती है, ना कल उठाई थी, ना सदियों पूर्व उठाई थी। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जनता ने कब हाहाकार किया। हम देखते हैं कि आज भी अगर इस प्रकार से नेताओं के विरुद्ध कोई अगर भ्रष्टाचार लिप्त या फिर बहुत अधिक जनता को तकलीफ देने वाला, स्वयं की ही तिजोरी भरने वाला अगर नेता है,
उसके षड्यंत्रों का अगर पर्दाफाश अगर कोई पत्रकार करता है, कोई समाज सुधारक करना चाहता है, तो उसकी आवाज़ आज के नेता दबा देते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। हम ऐसी घटनाएं कई समाचार पत्रों में कई बार हमने सुनी है, देखी है, और प्रत्यक्ष साक्षी भी ऐसी घटनाओं के हम रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता किसी अच्छे का, समाज सुधारक का साथ नहीं देती। ऐसे भ्रष्ट नेताओं के आगे पीछे ही उनकी ही चाटुगिरी करते हुए घूमती रहती है। इसीलिए कवि को यह पंक्तियाँ, यह शेर के माध्यम से कवि जनता को सचेत करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं का साथ देने से जनता सुखी नहीं होगी, किसी को भी सुख नहीं मिलेगा। वह केवल अपनी झोली भरकर अपना ही स्वार्थ साधते रहेंगे। इस प्रकार से जहीर जी ने अपने इस दूसरे शेर में जनता को भ्रष्ट नेताओं से दूर रहने की और भ्रष्ट नेताओं का साथ न देने की सलाह दी है।